हेलो। सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल्स टू ई साई एक्स। क्लियर है? और इस ई को हम लोग अगर हम टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में लिखें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ साई एक्स। तो ध्यान रखना, तब ये फंक्शन हो जाएगा x और x के साथ साथ t का। ठीक है, साई एक्स कॉमा टी। तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। अब हम लोग आज क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल नए टॉपिक्स पे चल रहे हैं और ये टॉपिक्स जैम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। यहीं से सबसे ज़्यादा अब जो टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी तक जो था वो बेसिक था, अभी कुछ और मुझे बताना है बेसिक्स में, वो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। पर ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 6 to 7 वीडियोस जो आएंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इन वीडियोस में हम पढ़ेंगे क्या, एक बार उन्हें देख लें। तो हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स को, जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे स्टेप पोटेंशियल्स को। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल बैरियर्स को, पोटेंशियल बैरियर्स को। देन आफ्टर हम लोग जाएंगे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पर। ठीक है, और आई थिंक इसके बाद शायद वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बाद स्टेप पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो यही हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम लोग इसी में जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं बता दूं। अभी हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बचा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं बीच में हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी एक दो छोटी छोटी सी वीडियोस और आएंगी, जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कह सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है। तो ऐसी कुछ टॉपिक्स, एक दो जो बेसिक से टॉपिक्स हैं, इन पर वीडियोस और आएंगी। देन आफ्टर प्रॉब्लम्स पे हम लोग जंप करेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक्स हमें अच्छे से करने हैं। कौन कौन से? वन डायमेंशनल पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर्स, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। और इन सब टॉपिक्स का बेस आज की वीडियो है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। ओके, इससे पहले एक बार हम लोग वापस से आइगन फंक्शंस पे जाएंगे। देखो, आइगन फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ओवर द टाइम तुम्हें समझ में आएगा कि आइगन फंक्शंस की बात हम लोग इतनी क्यों करते हैं। क्योंकि आइगन फंक्शंस कहीं ना कहीं प्योर स्टेट्स हैं, और ये वो स्टेट्स हैं जिसमें पार्टिकल क्या कहते हैं, प्योर स्टेट्स का मतलब क्या है, जिसमें पार्टिकल क्या कह सकते हैं, जैसे इसे फील कर सकते हैं। तो मिक्स्ड स्टेट्स एंड प्योर स्टेट्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था इससे पहले वाली कुछ वीडियोस में। जैसे हमारा डेल्टा फंक्शन क्या है, ये मैंने लिखा डेल्टा एक्स, ये क्या है, ये पोजीशन का आइगन फंक्शन है, यानी कि पोजीशन की प्योर स्टेट है। ठीक है, तो आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, आइगन स्टेट्स क्या होती हैं, ये हमारी प्योर स्टेट्स होती हैं। ठीक है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स, अगर मेरा पार्टिकल पोजीशन की प्योर स्टेट में है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं प्योर स्टेट का मतलब है उस
जैसे पोजीशन, अगर मैं डेल्टा फंक्शन को प्लॉट करूँ तो डेल्टा फंक्शन प्लॉट कैसे होगा, यहाँ पर, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये डेल्टा एक्स हो गया, ठीक। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, हमें एक स्पाइक मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। जैसा मैं बात करूँ, अगर हम लोग एक मोमेंटम के प्योर स्टेट की बात करें तो हम लिख सकते हैं ई आई के एक्स, ठीक है। तो ये क्या बनती है, ये एक हमारी प्लेन वेव बन जाती है, ठीक है, हमारी प्लेन वेव बन जाती है। तो ये क्या है, ये मोमेंटम का आइगन, सो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, द आइगन फंक्शंस, पढ़ो, द आइगन फंक्शंस, एक मिनट, द आइगन फंक्शंस phi I represents very special states in which all measurable quantities of the system remain constant as time passes. The eigenvalues EI of the Hamiltonian represents the possible values of the energy of the system which can give by these equations, ठीक है। ये मैंने एज अ रिकैप लिखा है पुरानी वीडियोस का। सो हमें पता है कि जो हमारे हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस होते हैं वो एक तरह की स्पेशल स्टेट्स होती हैं, और उन स्पेशल स्टेट्स को हम लोग एक ख़ास नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर हमें साई एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर कोई वेव फंक्शन पता है, और अगर मैं उससे कोई साई एट टाइम t पर पूछे तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस आयोटा ई। ई क्या है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी आइगन फंक्शन है, और वो कैसे निकलता है, वो इस लाइन से निकलता है जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, साई t इक्वल्स टू ई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट और साथ में साई 0, ठीक है। बट अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, है ना भाई। साई टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आयोटा एच कट ई आई टी अपॉन एच कट, ठीक है। तो जैसे मतलब टाइम व्यतीत हुआ और टाइम बीता, तो इस स्टेट में केवल एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गई, बाकी से स्टेट में कुछ चेंज नहीं हुआ। और हमें पता है अगर हमारे पास कोई एक स्टेट फाई आई है और मैं उसमें एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग सब पिछली वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो एज अ रिकैप मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी। अब जो नेक्स्ट लाइन्स हैं इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है बाउंड स्टेट्स के बारे में। सो बाउंड स्टेट्स क्या होती हैं, द आइगन फंक्शंस इज कन्फाइंड टू अ फाइनाइट रीजन, ठीक है। ये वो स्टेट्स होती हैं जिसमें हमारा जो मेन आइगन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि आइगन फंक्शन को ही हम लोग स्टेट्स कहते हैं। तो आइगन फंक्शंस अगर हमारा एक फाइनाइट रीजन में कन्फाइंड है, ठीक है, समझ लो, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आइगन फंक्शंस मेरा फाइनाइट रीजन में कन्फाइंड है, अभी कुछ एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है खुद सोचो, ठीक है, डिक्रीजेस रैपिडली, ओके। सो ऐसे स्टेट्स जो एक फाइनाइट रीजन में तो हैं बट उस फाइनाइट रीजन के बाद उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होती है, तो ऐसे स्टेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड स्टेट्स कहते हैं। क्लियर। और आज की वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएगा इन्हें बाउंड स्टेट्स क्यों कहते हैं। एंड पोटेंशियल वी एक्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बाउंड स्टेट्स आर कॉल्ड बाउंड स्टेट पोटेंशियल्स। और जिन पोटेंशियल्स के अंदर हमारे पार्टिकल कन्फाइन होता है या हमें ये आइगन स्टेट्स मिलती हैं, उन पोटेंशियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड स्टेट पोटेंशियल्स कहते हैं, ठीक है। बाकी अभी एक एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा और आज की वीडियो के बाद भी क्लियर हो जाएगा।
तो ये आ गया अनबाउंड स्टेट्स। सो अगर मेरा वेव फंक्शन इनफाइनाइट तक एक्सपेंडेड हो रहा है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो उन स्टेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनबाउंड स्टेट्स, और उन पोटेंशियल्स को हम लोग कहते हैं अनबाउंड पोटेंशियल्स। देखो ये जो पहला एग्जाम्पल है इसी से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये लिखा है साई एक्स इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा एक्स। इफ़ यू पुट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी देन इट इज साई एक्स इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा इन्फिनिटी, और समथिंग इज इन्फिनिटी टू 0। क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ, देखो z ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हो, तो स्क्वायर रूट z कॉम्प्लेक्स z। तो ऐसे अगर तुम्हें साई एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो साई एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट साई स्टार एक्स साई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या होगा, ये जो इसका आयोटा फैक्टर है ये हट जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो तुम देख रहे हो इन्फिनिटी पर ये वेव फंक्शन क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है। और ऐसे ही तुम अगर एक्स टेंस टू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रख दो तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी पर भी और माइनस इन्फिनिटी पर भी। बट अगर इस स्टेट को ध्यान से देखो, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर ये कहाँ चला जा रहा है, 0 की तरफ। ठीक है भाई, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे आएगा माइनस इन्फिनिटी, बट एक्स इक्वल्स टू अगर ठीक है प्लस इन्फिनिटी डालें तब क्या होगा, तब भी ये फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, और एट एक्स इक्वल्स टू अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रख दूँ, ठीक है, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कट गया और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो इट इज़ ऑल्सो फाइनाइट। ठीक है, चलो, तो ये अगर ये तो हमारा फिर से सॉरी एक बाउंड स्टेट का ही एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है, देन ये अनबाउंड स्टेट हो जाती है। ठीक है, अभी मैं जस्ट बात नहीं कर रहा कि ये एक वेव फंक्शन है या नहीं है, मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये वेव फंक्शन होता या तुम भी कोई ऐसा वेव फंक्शन ले सकते हो। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो तुम्हें 4 वेव फंक्शन देगा, इसमें से पूछेगा कौन सा फिजिबल वेव फंक्शन है या कौन सी बाउंड स्टेट है, कौन सी अनबाउंड स्टेट है। ठीक है, वो तुमसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करा के भी पूछ सकता है कि जो तुम्हारे पास जो भी आंसर आ रहा है बाउंड स्टेट है या अनबाउंड स्टेट है, तो तुम्हें चेक करना होगा। कैसे चेक करते हैं बाउंड या अनबाउंड को, अगर एक रीजन में हमारा वेव फंक्शन फाइनाइट है, देन आफ्टर वो वेव फंक्शन बहुत तेज़ी से फॉल हो रहा है, तो वो बाउंडेड वेव फंक्शन है या फिर वो बाउंडेड स्टेट है, नहीं तो वो अनबाउंड स्टेट है। ठीक है, तो बाउंडेड का मतलब क्या है कि हमारा वेव फंक्शन, अगर मैं एक पिक्चर से समझाना चाहूँ तो यहाँ समझा देता हूँ। बाउंड का मतलब क्या है, मेरा वेव फंक्शन एक रीजन में ही है। ठीक है, और अनबाउंड का मतलब क्या है, मेरा वेव फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इसे तुम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, बाउंड स्टेट्स क्या होती हैं, अनबाउंड स्टेट्स क्या होती हैं। फिलहाल इस पर हमारा डिस्कशन चलता रहेगा, और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या है। यहाँ पर मेरी एक्स एक्सिस है और यहाँ पर मेरे ये जो 2 लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये 1 डायमेंशन है। ठीक है, 1 डायमेंशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे केवल एक एक्स एक्सिस ही है, और यहाँ पे 2 स्पाइक्स हैं पोटेंशियल के, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी हो रहा है। यानी कि इस पूरे रीजन में मेरा पोटेंशियल इन्फिनिटी है और इस पूरे रीजन में मेरा पोटेंशियल इन्फिनिटी है, और इस रीजन में 0 से एल के बीच में मेरा पोटेंशियल 0 है। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे एक इस बॉक्स के अंदर मैंने एक पार्टिकल रख दिया, और उस पार्टिकल का मेरे को वेव फंक्शन बताना है क्या होगा, और एनर्जी आइगन स्टेट्स बतानी है, एनर्जी के आइगन वैल्यूज़ बतानी है। इतना क्लियर है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन निकालना हो तो हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करते हैं।
तो बेसिक अगर मैं तुमसे पूछूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, तो तुम कहोगे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्या माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स साई इक्वल्स टू ई साई ऑफ एक्स। ठीक है, ई एनर्जी है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भाई यहाँ पे तो मेरा पार्टिकल नहीं हो सकता और यहाँ पे भी मेरा पार्टिकल नहीं हो सकता, मेरा पार्टिकल कहाँ होगा, केवल इस रीजन में होगा। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल्स के स्पाइक्स इन्फिनिटी हैं। ठीक है, तो इस रीजन में मैं अपने इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। अब इस रीजन में ध्यान से देखो, इस रीजन में मेरा पोटेंशियल कितना है, इस रीजन में मेरा पोटेंशियल है 0। तो मेरी वेव इक्वेशन क्या बन गई, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई साई ऑफ एक्स। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करें तो हो जाएगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई एक्स। ठीक है क्या, तो इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर एंड साई एक्स इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग इस फैक्टर को, के स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, इसे मैंने लेट कर लिया, के स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारी जो वेव इक्वेशन बनी वो बनी डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस प्रूफ को भी थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम्हें सिखा रहा है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट पोटेंशियल्स में। और इसे हम लोगों ने के स्क्वायर माना, तो ये गया डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तुम लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, इसकी मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेता हूँ। तो हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, यानी एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा के। अब इस ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स हो गए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन से ध्यान से देखो मेरा वेव फंक्शन मिल गया, साई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स, हाँ, प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, और अगर इसे लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये क्या होता है, हाँ, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, या तो इसे इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, मैथमेटिकल के कोर्स में तुम लोगों ने करा होगा। तो यहाँ पे ए और बी ये क्या है, अननोन्स हैं, और मेरे को इन अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बाउंड्री कंडीशंस को। ठीक है, अब ये बाउंड्री कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना क्योंकि सब जगह यूज़ होंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, कि अवर वेव फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू एवरीवेयर, कंटिन्यूअस टू एवरीवेयर। ठीक है, दूसरी क्या है कि जो इट शुड बी फाइनाइट
एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा वेव फंक्शन किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। ठीक है, तो वेव फंक्शन अगर मैं ध्यान से देखूं अपनी प्रॉब्लम को, इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे और एट एक्स इक्वल्स टू एल पर चेक करनी है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद तो मेरा वेव मतलब अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो जस्ट राइट साइड अगर मैं एप्सिलॉन लूँ तो जस्ट राइट साइड में वेव फंक्शन क्या होगा 0, बट जस्ट लेफ्ट साइड में भी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए 0, तब ये वेव फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, वरना यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ऐसे ही टैक्स इक्वल्स टू एल के जस्ट इधर भी वेव फंक्शन 0 होना चाहिए और जस्ट इधर भी वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर और एट एक्स इक्वल्स टू एल पर मेरे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्लियर। सो psi at x equals to 0 equals to psi at x equals to L। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर हम psi at x इक्वल्स टू 0 कंडीशन लगाएं तो ये हो जाएगा a sin 0 प्लस b cos 0 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, यहाँ से आ गया b की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया b की वैल्यू 0। अब सेकंड अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा a sin kl प्लस b cos kl इक्वल्स टू 0। पर ध्यान से देखो b की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया a sin kl इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो रही हैं, पहली कि या तो a 0 हो जाए और दूसरी मेरा साइन kl 0 हो जाए। बट बताओ क्या a कभी 0 होगा? अगर a 0 हो गया तो मेरा वेव फंक्शन कैसा दिखेगा, a भी 0 प्लस b भी 0, तो मेरा वेव फंक्शन ही क्या हो गया 0। तो ये क्या है, ये अनफिजिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, अनफिजिकल है। सो राइट सॉल्यूशन क्या है, साइन kl इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ, साइन kl इक्वल्स टू 0 का मतलब है साइन n पाई। ठीक है, तो यहाँ से kl इक्वल्स टू क्या आ गया n पाई, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से n पाई बाय l। और अगर तुम ध्यान से देखो तो k हमने कुछ लैट करा था, k स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो हो गया k स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, है ना। क्लियर। तो अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करूं तो मेरा आएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन h कट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा e इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी की आइगन वैल्यूज आ गई, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे n 0 से स्टार्ट होगा या n 1 से स्टार्ट होगा वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, इसे जस्ट बॉक्स में और बंद करूँ, k इक्वल्स टू n पाई बाय l। तो मेरा वेव फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, साई इक्वल्स टू a साइन kx, और k की जगह हम यूज़ करेंगे n पाई बाय एल एक्स, क्योंकि k की हमने वैल्यू निकाल ली n पाई बाय l। ठीक है, बट अब भी यहाँ पर एक अननोन मेरा रह गया a, तो इसके लिए हम लोग सेकंड कंडीशन का यूज़ करेंगे और या हम कह सकते हैं थर्ड बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे। और थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या है, वेव फंक्शन शुड बी
ठीक है। तो ये सब फिजिबल सॉल्यूशन है। तो अगर आपको कोई वेव फंक्शन दे और आपसे पूछे क्या ये फिजिबल सॉल्यूशन है, तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि वेव फंक्शन हर जगह फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और वेव फंक्शन शुड भी स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। इससे TIFR में भी क्वेश्चन आ चुके हैं केवल इन्हीं 3 पॉइंट्स पर। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में रखो कि वेव फंक्शन हर जगह फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक, कहाँ गए? है ना। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है कि साई स्टार साई dx शुड बी इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिट -∞ से +∞ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है -∞ से +∞ के बीच में वेव फंक्शन केवल कुछ ही पॉइंट्स पर है, मतलब कुछ ही स्पेस में है, और वो स्पेस है 0 से L। क्योंकि मेरा वेव फंक्शन है ही फाइनाइट स्पेस में, 0 से लेफ़्ट साइड में भी 0 है और L से राइट साइड में भी मेरा वेव फंक्शन 0 है। इसलिए -∞ से +∞ लेने की बजाय मैं क्या लूँगा, 0 से L। देन ये भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर तुम्हें एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है 0 से 2L, ठीक है, अभी इन टाइप की कंडीशंस को डिस्कस कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम में मिलता है 0 से 2L, देन लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2L। अगर एग्ज़ाम में मिलता है 0 से L/2, तो लिमिट हो जाएगी 0 से L/2। तो इसे थोड़ा ध्यान रखना, 0 से L सिर्फ एक जनरल कंडीशन है। ठीक, तो क्या 0 से L, और इसका अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो एक रियल फंक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो यही रहेगा, a sin k pi x अपॉन L साइन a sin k pi x अपॉन L। ठीक है, हमें ही नहीं पता है कॉम्प्लेक्स है रियल, तो हम a को पे स्टार लगा लेते हैं, dx इक्वल्स टू 1। तो हो गया a स्टार है, यानी a की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, देन 0 to L साइन स्क्वायर k पाई x अपॉन L, साथ में dx इक्वल्स टू 1, है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया मॉड में a स्क्वायर 0 to L। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस 2k पाई x अपॉन L डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, dx इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये हो गया मॉड में a स्क्वायर अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा x माइनस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा साइन 2k पाई x अपॉन L, और यहाँ जाएगा L अपॉन 2k पाई, और ये आ गई लिमिट 0 से L इक्वल्स टू 1। सो ये हो जाएगा मॉड में a स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट पुट कर दो L माइनस L अपॉन 2k पाई साइन 2k पाई L इंटू L, और 0 रखोगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो गया मॉड में a स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान से देखो सेल सेल कट जाएगा, और ये आ गया 2k पाई, और पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, और जब भी साइन n पाई होता है या साइन k पाई होता है हमेशा क्या होता है, 0। तो ये वाली टर्म भी क्या हो गई, 0। तो ये बच्चा मॉड में a स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू L इक्वल्स टू 1। तो मॉड में a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई L, यानी कि a इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट 2 बाई L। ठीक है, हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 2 बाई L। तो हमारा वेव फंक्शन क्या आ गया, साई इक्वल्स टू, जो था a साइन k पाई x बाई L, वो आ गया साई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 बाई L साइन k पाई x बाई L। ठीक है, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, ये n था तो k कहाँ से हो गया n, इसे करेक्ट कर लो यार। ठीक है, क्योंकि मेरे को फाइनल एक्सप्रेशन ही याद रहता है ज़्यादातर। ओहो, ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह ये क्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने करेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, इधर भी करेक्ट कर लेना कैलकुलेशन में,
ये पता नहीं एन को धोखे से मैंने के लिख दिया, ठीक है, हाँ नाइस, अब सही है। साइन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/L साइन n पाई x बाई एल। और ध्यान से देखो ये L क्या है नीचे, ये L क्या है नीचे, ठीक है, ये मेरी बॉक्स की लेंथ है, ठीक, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ देता है, वो बॉक्स की लेंथ को चेंज करेगा, वो L/2 देगा, 2L/3 देगा, L/4 देगा, ठीक है। ये बहुत जनरल क्वेश्चन हैं और बहुत जनरल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। L का बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि डायरेक्ट L मिले, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। सो 1D बॉक्स का हम लोगों ने, 1D बॉक्स के अंदर अगर हमारा कोई पार्टिकल, देखो 1D बॉक्स है क्या, 1D बॉक्स तुम्हारा एक टाइप का पोटेंशियल है, ठीक है, इसलिए हम जैसे कहते हैं 1D पोटेंशियल बॉक्स। तो इस टाइप के पोटेंशियल में अगर तुम्हारा कोई वेव फंक्शन, कोई पार्टिकल है, तो उसका वेव फंक्शन कैसा दिखेगा, उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, स्क्वायर रूट 2/L साइन n पाई x बाई एल। और इस ये जो तुम्हारा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, पोटेंशियल बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स होंगे, ठीक है। ये एनर्जी के लेवल्स क्या बता रहे हैं, उसकी एनर्जी आइगन स्टेट्स को बता रहे हैं, ठीक है, कि हमारा पार्टिकल किस स्टेट में होगा। तो इसकी एनर्जी हमने देखी थी, आई थी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने 1D बॉक्स के लिए डिस्कस करी। अब जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि n मेरा 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखो, अगर n 0 होगा तो मेरा वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अगर वेव फंक्शन ही 0 हो गया तो कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n = 1, ठीक है। आगे हम देखेंगे हार्मोनिक ऑस्किलेटर में n = 0 से स्टार्ट होता है। कई बार छोटे छोटे से जैसे जो स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ होते हैं इंटीग्रेटेड PhD के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो 1D पोटेंशियल बॉक्स होता है उसमें ग्राउंड स्टेट n = 0 होती है, n = 1 होती है, और अगर n = 0 होती है तो क्यों होती है, मतलब n = 1 होती है तो वो क्यों होती है। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। हाँ, तो इतना हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। देन इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।